स्वागत दोस्तों आपका चैनल में के सामने मोदी चैनल के सबसे पहले सबसे बड़े अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों। एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के बैठक का बहिष्कार कर दिया है दोस्तों। इसके बाद शरद पवार हो गए हैं महाराष्ट्र के राजनीति में एक्टिव। अचानक से बड़े दिग्गज नेता को भेजा है शिंदे के पास। बताएंगे किस तरीके की बातचीत की गई है दोस्तों। शिंदे के नेता ने आज बड़े ऐलान का किया है बड़ा दावा। क्या इंडिया गठबंधन की महाराष्ट्र में सरकार बनने के समीकरण बन चुके हैं? बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों। जी के साथ में ईवीएम को लेकर सड़कों पर होगा संघर्ष सीडब्ल्यूसी की बैठक में। बताएंगे कांग्रेस पार्टी ने कौन सा ऐतिहासिक फैसला लिया है दोस्तों। जी के साथ में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने तारीख का ऐलान कर दिया है कि कल संभल में होने वाला है कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का दौरा। उससे पहले भाजपा की सरकार ने 163 धारा लागू कर दी है दोस्तों। इसी के साथ में क्या चंपई सोरेन करने वाले हैं बड़ी वापसी, भारतीय जनता पार्टी छोड़कर जाने वाले हैं। इसी के साथ में सरकार बनने की संभावना के बीच फिर से बीजेपी की सरकार के लोगों ने मुस्लिमों के साथ किया है बड़ा धोखा। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की। तो लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बननी चाहिए और शिंदे को मुख्यमंत्री स्वीकार करना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में महाराष्ट्र का है आज का नहीं चाहिए भाजपा लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। और इसके तरफ भी अगर आप लोग की कोई और राय हो तो भी लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की सेना के बीच में गठबंधन को लेकर सरकार के गठन को लेकर उठापटक शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी अब मुख्यमंत्री के पोस्ट पर क्लेम कर रही है दोस्तों। देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी भाजपा के लोग कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे को अलग थलग कर दिया गया है। उनको दिल्ली में बुलाकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा। इसके बाद एकनाथ शिंदे को कोई दिक्कत नहीं थी। उन्होंने कहा कि हम बीजेपी का मुख्यमंत्री भी स्वीकार करने को तैयार है। लेकिन अब बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को आईना दिखाना शुरू कर दिया है दोस्तों। एक तरीके से एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे वाला हाल करने की कोशिश की जा रही है, यानी पूरी तरीके से उनको अलग थलग करने का प्रयास किया जा रहा है दोस्तों। बीजेपी मुख्यमंत्री का पोस्ट भी अपने पास रखना चाहती है और गृह मंत्रालय के साथ साथ फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री भी बीजेपी का ही नेता बनेगा। इस तरीके के पूरे समीकरण भाजपा के लोग तैयार कर रहे हैं दोस्तों। यानी एकनाथ शिंदे को केवल 2-4 छोटे मोटे मंत्रालय देकर अलग थलग करके और केवल गठबंधन का एक चूरन दिया जा रहा है दोस्तों। इस पूरे मामले पर एकनाथ शिंदे को समझ में आ गया है कि उनके साथ बेईमानी कर रही है भाजपा और चुनाव जीतने के बाद एकनाथ शिंदे की पार्टी को खत्म करना चाहती है और इसीलिए एकनाथ शिंदे ने भाजपा को लेकर नाराजगी दिखानी शुरू कर दी है दोस्तों। जो बड़ी अपडेट आई है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना के साथ में एक बैठक बुलाई थी। इसमें देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार और एकनाथ शिंदे को आना था दोस्तों और बैठक होने वाली थी। लेकिन एकनाथ शिंदे ने भाजपा के द्वारा बुलाई गई बैठक में शामिल होने की जगह उस बैठक को खारिज करते हुए अपने गाँव की ओर रवाना हो गए। यानी अचानक से अपने गाँव का उन्होंने रुख कर लिया है। सतारा के गाँव में जब वो अचानक पहुंच गए तो इसके बाद मीडिया में जो रिपोर्ट छपी है उसके अनुसार उन्होंने नाराजगी प्रकट करने का यह तरीका ढूंढा है। 23 तारीख को आए इलेक्शन के रिजल्ट के 6-7 दिन और ज्यादा हो चुके हैं दोस्तों, यानी लगभग एक हफ्ता बीत चुका है। अब तक भारतीय जनता पार्टी कोई मुख्यमंत्री तय नहीं कर पाई है और उप मुख्यमंत्री और शपथ का टाइम भी नहीं तय कर पाई है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा खींचातानी चल रही है दोस्तों। एकनाथ शिंदे का उप मुख्यमंत्री बनने से इंकार के बाद मामला और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया है। मंत्रिमंडल के अंदर संभावित जो 2 सबसे बड़े विभाग है जिसमें गृह विभाग और वित्त विभाग आते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसा उद्धव ठाकरे के साथ कर रही थी वैसा ही एकनाथ शिंदे के साथ में कर रही है और उनको नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। कोई बड़ा मंत्रालय देने तक को बीजेपी तैयार नहीं है और यही बड़ा कारण है कि एकनाथ शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी की बैठक को टाटा अलविदा बाय बाय कह दिया और बैठक को खारिज करना पड़ा। यानी एक एनडीए की मीटिंग खारिज हुई है और इसके बाद एकनाथ शिंदे सीधा अपने गांव की ओर रवाना हो गए हैं। मीडिया वालों से दूर, शहर से दूर एक तरीके से नाराजगी प्रकट कर रहे हैं दोस्तों। एकनाथ शिंदे के जैसे ही ये खबर सामने आती है शरद पवार अपने दिग्गज नेता जितेंद्र आव्हाड को एकनाथ शिंदे से मुलाकात करने के लिए भेज देते हैं। एकनाथ शिंदे और जितेंद्र आव्हाड के बीच में मुलाकात हुई है। कई घंटे चली इस मुलाकात के बाद माना जा रहा है कि राज्य के अंदर एक समीकरण बदलने वाले हैं दोस्तों। यहाँ तक कि शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के नेता संजय शिरसाट कहते हैं कि एकनाथ शिंदे आज कोई बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हैं। आज फैसले का दिन है। इसका साफ मतलब यह है कि एकनाथ शिंदे के पास 2 विकल्प है, या तो भाजपा के साथ गठबंधन में सरकार बनाए और बिना किसी मंत्रिमंडल के बीजेपी की पिछलग्गू पार्टी बनकर रह जाए, या फिर मुख्यमंत्री बनने का मौका प्राप्त करे, इंडिया अलायंस के साथ में गठबंधन में हिस्सेदारी करे। बहुत सिंपल सा इक्वेशन है दोस्तों जिससे एकनाथ शिंदे फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उनको अपने साथ में अजित पवार को लेकर आना पड़ेगा और अजित पवार को 2 बड़े मंत्रालय दिए जा सकते हैं, गृह और वित्त मंत्रालय। इसके बाद एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है और कांग्रेस पार्टी, यूबीटी और शरद पवार तीनों मिलकर अपने नंबर्स इकट्ठा करके यानी जो 50 के आसपास का आंकड़ा है उसे सपोर्ट कर देंगे तो 148 प्लस सीटें गठबंधन के पास हो जाएगी और शिंदे मुख्यमंत्री बन सकते हैं। यानी ये उनके पास सुनहरा मौका है मुख्यमंत्री बनने का। आप लोगों की क्या राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र के अंदर करारी हार के बाद सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई। इस बैठक में प्रियंका गांधी ने कहा कि भारत के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बजाय परंपरागत बैलेट पेपर पर लौटना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्पष्ट रूप से कि इस मामले में कोई बीच का रास्ता नहीं हो सकता, या तो ईवीएम या बैलेट पेपर। हम लोगों को बैलेट पेपर की ओर जाना पड़ेगा। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर कई सारे सवाल खड़े किए हैं और पूरी चुनावी प्रक्रिया को लेकर सीडब्ल्यूसी की बैठक के अंदर एक के बाद एक कई सारे गंभीर सवाल उठे हैं दोस्तों। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने जातिगत जनगणना और आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाने पर स्पष्ट रुख अपनाया है, उसी तरीके से अब सिंबल के साथ साथ अन्य मामले को लेकर भी सीडब्ल्यूसी की बैठक में कई सारे निर्णय हुए हैं दोस्तों।
ये बात तय कर ली गई है कि ईवीएम के मामले को लेकर देशव्यापी विरोध किया जाएगा। चुनाव आयोग पर कांग्रेस पार्टी सेबी की तरह दबाव बनाएगी ताकि चुनाव निष्पक्ष कराए जाए। जम्मू कश्मीर के नतीजों पर खुशी जाहिर करते हुए कहा गया कि 4 चुनाव हुए हैं, जिसमें से 2 चुनाव भाजपा गठबंधन जीता है, जबकि 2 चुनाव इंडिया अलायंस को मिली है जीत। लेकिन इंडिया अलायंस इस बात से नाराज है कि उनको हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्य के अंदर हार का सामना करना पड़ा। कुल मिलाकर कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि माहौल का अपने पक्ष में होना और जीत जाना दोनों के बीच में काफी अंतर होता है। माहौल बनने से भी कई बार जीत हासिल नहीं होती और यही बड़ा कारण है कि हरियाणा के अंदर पूरा माहौल कांग्रेस पार्टी के जीतने का था, लेकिन जीत नहीं पाए। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के दौरान खड़गे ने कहा कि संगठन को मजबूत करना सबसे ज्यादा जरूरी है। ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे समीकरण को फिर से सेट करने पड़ेगा। पूरे संगठन को फिर से मजबूत करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी करने वाली है। खड़गे ने आगे कहा कि हर हालत में चुनाव लड़ने के तरीकों को बेहतर बनाना होगा, क्योंकि समय बदल गया है, चुनाव लड़ने के तरीके बदल गए हैं। हमें अपनी संचार रणनीति पर भी काम करना पड़ेगा, यानी कम्युनिकेशन की जो रणनीति है उस पर फिर से विचार विमर्श भी करना पड़ेगा। साथ साथ जयराम रमेश ने साफ शब्दों में बैठक के दौरान कहा है कि ईवीएम के खिलाफ अब सड़कों पर जाएंगे और रैलियां करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने फिर से इसका ऐलान किया है दोस्तों, लेकिन औपचारिक तौर पर कोई रोड मैप अभी बताया नहीं गया है। लेकिन माना जा रहा है कि जल्द कुछ बड़े निर्णय हो सकते हैं। हो सकता है कांग्रेस पार्टी के दिसंबर में जो अधिवेशन होने वाला है वहां से कुछ निकलकर सामने आए। साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेटर लिखते हुए कहा है कि मनमाने ढंग से मतदाता सूची के डेटा को एक जगह से दूसरी जगह करने और हटाने के कारण इसकी वजह से जुलाई 2024 से लेकर नवंबर 2024 के बीच महाराष्ट्र में मतदाता सूची से लगभग 47 लाख नए मतदाता शामिल किए गए हैं। पार्टी ने दावा किया है कि जिन 50 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर औसतन 50,000 नए वोटर ऐड हुए हैं, उनमें 47 सीटें महायुति को मिली है, यानी भाजपा गठबंधन को मिला है। क्या ये एक पूरी स्ट्रेटजी के तहत, पूरे सोची समझी साजिश के तहत किया गया है? मतदान के प्रतिशत बढ़ने को लेकर भी कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सवाल पूछे हैं दोस्तों। इनका जवाब क्या मिलेगा देखना रहेगा। साथ साथ समाजवादी पार्टी का 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल आज संभल के दौरे पर जाने वाला है। कांग्रेस पार्टी भी अपने डेलीगेशन को 2 दिसंबर को भेजेगी, यानी इस डेलीगेशन में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी भी हो सकते हैं। जो जानकारी मिली है दोस्तों उसके अनुसार माता प्रसाद पांडे को जिम्मेदारी दी गई है। लाल बिहारी यादव भी प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा होंगे। श्याम लाल पाल, हरेंद्र मलिक, रुचि वीरा, इकरा हसन, जियाउर रहमान बर्क और नीरज मौर्य के साथ साथ कमाल अख्तर, रविदास मेहरोत्रा और नवाब इकबाल महमूद, पिंकी सिंह यादव जो विधायक है, असगर अली अंसारी जो जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी संभल के वो भी मौजूद रहेंगे। जयवीर सिंह यादव भी मौजूद रहेंगे जो मुरादाबाद के समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष है। शिवचरण कश्यप भी मौजूद रहेंगे। देखते हैं कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधिमंडल उसमें कौन कौन रहेगा दोस्तों। साथ साथ संभल के अंदर जैसे ही ये सूचना मिली कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोग संभल के दौरा करने के लिए आ रहे हैं, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने प्रशासन को आदेश देकर धारा 163 लागू कर दी गई है। यानी दोस्तों जिसे 144 पहले कहा जाता था, अब बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की नई धारा बन गई है 163। इसे 144 आईपीसी की धारा पहले कहकर बुलाया जाता था दोस्तों। ऐसे में सभी लोगों को ग्रुप बनाने से रोका जा रहा है दोस्तों। कुल मिलाकर पूरे इलाके में सन्नाटा 163 के कारण नजर आता है। साथ साथ 26 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर के बीच में अनशन की बात करने वाले किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को पहले हिरासत में लिया गया। उसके बाद जब किसानों ने दबाव बनाए तो उनको 4 दिन के बाद छोड़ दिया गया है दोस्तों। किसान लगातार एमएसपी पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए वादे को निभाने का दबाव बना रही है। ऐसे में जगजीत सिंह डल्लेवाल ने ऐलान किया था कि 26 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर के बीच में अनशन करेंगे, उसके बाद दिल्ली कूच करेंगे, लेकिन उससे पहले ही उनको हिरासत में लिया गया दोस्तों। अब जगजीत सिंह ने कहा है कि जब तक मैं जिंदा हूं एमएसपी खरीद कानून गारंटी पारित नहीं होता तब तक खनौरी बॉर्डर पर हमारा अनशन लगातार जारी है। हम लोग झुकेंगे नहीं जब तक हमारी मांगे मान नहीं ली जाती। साथ साथ दोस्तों एक सूत्र ने जानकारी दी है कि चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी छोड़कर अपने पुराने घर में वापसी करने की तैयारी कर रहे हैं, यानी हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा में चंपई सोरेन की वापसी हो सकती है। इसके पीछे बड़ा कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनका सम्मान नहीं किया, केवल उनको अपनी विधानसभा से चुनाव लड़ने का मौका दिया गया और उनके बेटे को भी एक सीट दी गई। इसके सिवा कुछ भी कोई बड़ा पोस्ट नहीं दिया गया। तो अब चंपई सोरेन समझ गए कि क्योंकि उनका बेटा भी चुनाव हार गया तमाम कोशिश के बावजूद, तो फिर बीजेपी के साथ रहना और खासकर एक आदिवासी समाज के नेता का रहने का कोई मतलब नहीं है और इसीलिए चंपई सोरेन किसी वक्त पलटी मार सकते हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर आएगा। साथ साथ दोस्तों कांग्रेस पार्टी के नेता महाराष्ट्र के भाई जगताप ने चुनाव आयोग को लेकर विवादित बयान देते हुए कहा कि चुनाव आयोग कुत्तों की तरह मोदी के बंगले के बाहर बैठता है, यानी इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया है। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर वोकालिगा महंत के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कर्नाटका के अंदर अपने आप को साधु संत बताने वाले भी आजकल मुसलमानों को लेकर विवादित टिप्पणियां कर रहे हैं दोस्तों। एक ऐसा ही टिप्पणी कर्नाटका के अंदर किया गया है जहां पर वोकालिगा समुदाय के महंत बताने वाले व्यक्ति की ओर से कहा गया कि मुसलमानों को वोट नहीं डालने दिया जाना चाहिए। मुसलमानों के तुष्टीकरण में सारी राजनीतिक पार्टियां लिप्त है। मुसलमानों को उनके मतदान के अधिकार से वंचित किया जाना चाहिए। इस तरीके के विवादित बयान के बाद अब कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने एफआईआर दर्ज करवाई है और कठोर कार्रवाई की मांग की जा रही है। बीएनएस की धारा 299 के तहत मामला दर्ज किया गया है दोस्तों। न्यूज में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को एक बार लाइक कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम आपके लिए इसी तरीके की बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट लेकर आते रहे दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में इस पूरी खबर पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इसी के साथ में जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर एक दावा करते हुए कहते हैं कि बेला
बेलागंज की एक गांव में 6000 मुसलमानों की संख्या है, जिसमें से 2600 लोगों ने जनसुराज पार्टी को वोट नहीं दिया, आरजेडी को वोट नहीं दिया, लेकिन बीजेपी की ए टीम जेडीयू को वोट जरूर दे दिया। फिर जनसुराज बीजेपी की बी टीम कैसे हो गई जब मुसलमान जेडीयू को वोट दे रहे हैं, जिसने संसद में वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन किया है, तो वक्फ बोर्ड को लेकर फिर हंगामा क्यों किया जा रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों बेलागंज के अंदर कई सारे वोटों को जनसुराज के लोगों ने काटा था, जिसके कारण आरजेडी को हार का सामना करना पड़ा है। कुल मिलाकर प्रशांत किशोर पूरे उपचुनाव में केवल एक काम कर रहे थे और वो था भारतीय जनता पार्टी को जिताने का, और वो उन्होंने पूरी तरीके से बखूबी किया। और अब उल्टा जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मुसलमान वोट देते इस तरीके का दावा करके अपने आप को हम बीजेपी का बी टीम नहीं है इस तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है दोस्तों कि प्रशांत किशोर की मीठी मीठी बातों से लोग पिघलेंगे? क्योंकि लोगों को सबको पता है कि आखिर अचानक से जनसुराज पार्टी का उदय क्यों हुआ, क्योंकि इसके पीछे एकमात्र कारण है और वो है राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पहली बार बहुमत की सरकार बनवाना और जितना हो सके उतना बहुजन समाज के लोगों के वोटों को डिवाइड करना, जो कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और लेफ्ट पार्टी को मिलते आ रहे हैं। साथ साथ महाराष्ट्र के अंदर सियासी हलचल के बीच में राज्य के अंदर वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपए के तत्काल आवंटन का फैसला वापस ले लिया गया है। दोस्तों चुनाव से पहले कहा गया था कि राज्य की सरकार वक्फ बोर्ड के लिए 20 करोड़ रुपए जारी कर रही है, और इसके बाद अजित पवार कहने लगे कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन ने 20 करोड़ दिए हैं वक्फ बोर्ड को, इसीलिए आप लोग यानी मुस्लिम समाज के लोग अजित पवार को समर्थन करिए। इसके बाद अजित पवार और भारतीय जनता पार्टी और उनका पूरा अलायंस अच्छे खासे वोटों के अंतर से चुनाव जीत गया दोस्तों। यानी मुस्लिम समाज के लोगों ने भी अजित पवार को वोट डाला होगा, लेकिन अब उनको समझ में आ गया है कि उनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है। पहले तो 20 करोड़ रुपए देने की बात की गई चुनाव से पहले, उसके बाद जब अब वोट देकर चुनाव जितवा दिया गया तब जाकर 10 करोड़ रुपए का आवंटन तत्काल वापस ले लिया गया है दोस्तों। यानी पुराने फैसले को पलट दिया गया है और ये चुनाव से पहले का एक धोखा था जो अब लोगों को समझ में आ चुका है। आप लोग अपनी राय जो बताएगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश बोले, कहा सीडब्ल्यूसी की बैठक में सिर्फ ईवीएम पर नहीं बल्कि पूरे चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठे हैं और चर्चा हुई है। हमारे 3 वरिष्ठ नेता नानाजी पटोले और रमेश चेनीथलाजी और मुकुल वासनिक जी ने महाराष्ट्र के अंदर चुनाव को लेकर चुनाव आयोग को खत लिखा है। हमने अपना काम किया है, अपना धर्म निभाया है, लेकिन चुनाव आयोग को भी अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। साथ झारखंड में मिली बुरी हार के बाद बीजेपी के लोग अब दिल्ली में भी रोहिंग्या का मुद्दा उठा रहे हैं और घुसपैठ दिल्ली में हो चुका है। आम आदमी पार्टी ने ऐसा करवाया, इस तरीके की थ्योरियां बनाने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। बीजेपी का विधायक विजेंद्र गुप्ता ने एक ऐसा बयान दिया जिससे तय है कि बीजेपी अब रोहिंग्या वाला मुद्दा दिल्ली के अंदर भी उठाने वाली है। विजेंद्र गुप्ता के बयान पर पलटवार करते हुए दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि रोहिंग्या क्या दिल्ली सीधे आसमान से आ गए? देश की सीमा पार करके ये लोग आए होंगे। देश की सीमा पार करने का मतलब केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र को पार करना, और ये केंद्र सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। कुल मिलाकर दोस्तों भाजपा के लोग घुसपैठियों का मुद्दा उन क्षेत्रों में उठा रहे हैं जो भारत के सेंटर में जो देश है जिनका बॉर्डर दूर दूर तक किसी भी समुद्र या देश से नहीं लगता। यानी भारतीय जनता पार्टी की विफलता दूसरी पार्टियों पर मरने की कोशिश की जा रही है। अब ये सवाल पूछ लिया गया है कि रोहिंग्या सीधे दिल्ली कैसे पहुंच रहे हैं, तो इसका जवाब भाजपा वालों के पास नहीं है दोस्तों। लेकिन ये तय है कि जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस मुद्दे पर झारखंड में भाजपा को शिकस्त दी है, वैसे ही दिल्ली में भी बीजेपी रोहिंग्या का मुद्दा उठाएगी और बुरी तरीके से चुनाव हार सकती है, क्योंकि लोगों के बीच में इस मुद्दे का कोई लॉजिक ही नहीं होगा। क्योंकि सवाल भाजपा से पूछे जाने चाहिए, ना कि भाजपा दूसरों से पूछे। सासा सदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर मैं कह दूं कि प्रधानमंत्री के घर के नीचे मस्जिद थी तो क्या आप मुझे खुदाई का ऑर्डर दे देंगे? ओवैसी की ओर से की गई टिप्पणी पर आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में वृंदावन रोड पर 454 पेड़ों की अवैध कटाई के लिए जिम्मेदार उत्तर प्रदेश के अधिकारियों पर न्यायालय के आदेशों के उल्लंघन का मामला चलाने की बात कही है। सीईसी के नवनीतम रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 18 से 19 सितंबर 2024 की रात को 454 पेड़ों का अवैध रूप से काटा गया है। बेंच ने ताज टेपोजियम जोन के रूप में जाने वाली भूमि में और उसके आसपास के पेड़ों की कटाई से संबंधित मामले की सुनवाई की थी। इसके बाद ये आदेश जारी कर दिया गया है दोस्तों। यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला चलेगा। देखते हैं कितनी कठोर सजा होने वाली है। साथ साथ दिल्ली के अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपना स्टैंड एकदम क्लियर कर दिया है। कांग्रेस पार्टी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने चुनाव को लेकर स्पष्ट शब्दों में कहा है कि गठबंधन नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी 70 की 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मुख्यमंत्री कौन होगा इसे लेकर फैसला चुनाव के बाद तय किया जाएगा। साथ साथ हरियाणा के अंदर जिंद जिले के जुलाना विधानसभा से कांग्रेस पार्टी विधायक और ओलंपियन विनेश फोगाट ने उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहे लापता विधायक की तलाश वाले पोस्टर के बारे में जवाब देते हुए कहा कि वो क्षेत्र में ही रही है, क्षेत्र में ही रहती आ रही है और जब तक जिंदा है तब तक अपने क्षेत्र में रहेंगी, कोई गुमशुदा नहीं है। भाजपाइयों के द्वारा मात्र 1 महीने के अंदर उनको गुमशुदा बताकर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवाया जा रहा था दोस्तों। एक तरीके से उनके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन विनेश फोगाट ने साफ शब्दों में कह दिया कि वो कहीं नहीं गई है और कहीं नहीं जाएंगी। उनके लापता होने की बात पूरी तरीके से गलत है। एक भ्रम फैलाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। साथ साथ अडानी ग्रीन के द्वारा आंध्र प्रदेश के अंदर बिजली की एक नई आपूर्ति नहीं दिए जाने को लेकर कांग्रेस पार्टी ने निशाना साधा है। कांग्रेस पार्टी ने इसके साथ ही मोदी सरकार को भी अडानी पर मेहरबान होने को लेकर तंज कसा है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने पोस्ट करते हुए कहा कि यह कमाल की बात है कि अडानी ग्रीन ने अभी तक आंध्र प्रदेश के अनुबंधित 3 गीगावाट बिजली में से एक भी यूनिट की आपूर्ति नहीं की है। जयराम रमेश ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट
हासिल करने के लिए कथित रूप से 1400 करोड़ रुपए की रिश्वत के बावजूद फिर भी उसे कोई नुकसान नहीं हो रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद देना होगा। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि अडानी ने आंध्र प्रदेश में जितना वादा किया था उसका 1/3 आपूर्ति 7 महीने की देरी से भी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी SECI ने इस बीच उसे पावर एक्सचेंज पर 40% अधिक दरों पर बिजली बेचने की अनुमति भी दे दी है। यानी ऐसा लग रहा है कि एकदम VVIP ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। दोस्तों साथ साथ नीतीश कुमार आजकल जो चीजें करते हैं सोशल मीडिया से लेकर हर जगह वो वीडियो वायरल होते हैं और नीतीश कुमार के हेल्थ को लेकर लोगों के मन में एक सवाल भी उठता है। दोस्तों नीतीश कुमार विधानसभा के अंदर अपने मंत्री अशोक चौधरी के हाथ के ब्रेसलेट को छू रहे थे। जब अशोक चौधरी भाषण दे रहे थे उस वक्त नीतीश कुमार के द्वारा ऐसा किया जाता तो सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार जी के सेहत को लेकर हम लोगों को चिंता होती है। कई बार नीतीश कुमार ऐसा करते हैं जिससे लगता है कि शायद उनकी तबीयत खराब है। ऐसा इसलिए दोस्तों कई बार उनको देखा गया है कि वो मोदी के सामने उनका पैर छूने के लिए झुकने के लिए चले जाते हैं, कभी मोदी का हाथ पकड़कर निखारने लगते हैं और कभी नीतीश कुमार विधानसभा में ऐसा बेतुका सा बयान दे देते हैं जो उन्होंने अपने जिंदगी में कभी किसी राजनीतिक भाषण में नहीं बोला था। इसीलिए नीतीश कुमार के सेहत को लेकर भी कई सारे सवाल है। दोस्तों आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग ब्रेक न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर मौलाना तौकीर रजा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बताया जा कि वो संभल जाने की तैयारी कर रहे थे। उनके अलावा कई दूसरे लोगों को भी पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। इस समय संभल में इंटरनेट को बहाल कर दिया गया, लेकिन जमीन पर तनाव की स्थिति कायम है। मौलाना तौकीर रजा के अलावा उद्धव ठाकरे की शिवसेना के प्रदेश महासचिव और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी धर्मेंद्र तोमर को भी पुलिस ने नजरबंद कर दिया है। तोमर ने कहा था कि वो समर्थकों के साथ 29 नवंबर को संभल जाकर हरिहर मंदिर में जल अभिषेक करेंगे। इसी के मद्देनजर गुरुवार को देर रात धर्मेंद्र तोमर को मेरठ पुलिस ने नजरबंद कर दिया है। साथ साथ दोस्तों लगातार संसद स्थगित होने पर कांग्रेस पार्टी ने भाजपाइयों पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि 25 नवंबर से शुरू हुआ संसद का शीतकालीन सत्र लगातार नहीं चल पा रहा है। राज्यसभा और लोकसभा में अडानी पर लगे आरोप और संभल हिंसा को लेकर लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है। इस बीच जयराम रमेश ने कहा कि सदन की कार्रवाई को चलवाने का काम सरकार का है, तो सरकार क्या स्पष्टीकरण देगी कि सदन क्यों नहीं चल पा रहा है। बीजेपी के लोगों को बताना चाहिए कि सदन को चलाने में उनको क्या दिक्कत आ रही है, क्योंकि विपक्ष की ओर से केवल 2 मांग है कि आप अडानी और संभल के मामले पर डिबेट करवाइए, इसके बाद सदन जितना चलाना है चलाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन भाजपा के लोग इस पर चर्चा तक करने को तैयार नहीं है दोस्तों, क्योंकि पता है कि अगर अडानी के मामले पर चर्चा करेंगे तो विपक्ष बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर धकेल देगा और इसीलिए सदन में चर्चा करने से बचने के लिए ऐसी हरकतें की जा रही है दोस्तों, और जानबूझकर बार बार कार्रवाई को टाला जा रहा है। साथ साथ अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी का सरकार पर निशाना, कहा भ्रष्ट राजनीति व्यवसायिक गठजोड़ के औजार के रूप में ये पूरा काम चल रहा है, जिसका पुरजोर तरीके से विरोध हमने किया है और आगे भी करते रहेंगे, डंके की चोट पर करते रहेंगे। साथ साथ कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया दिल्ली पहुंचे हैं दोस्तों। दिल्ली में उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा को केरल के वायनाड से चुनाव जीतने पर बधाई दी है। कर्नाटक में मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, इसके लिए कांग्रेस पार्टी आला कमान के लोगों से चर्चा करना बहुत जरूरी है। तो मुख्यमंत्री अपने सारे मंत्रियों और नेताओं के साथ में कर्नाटक पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने प्रियंका गांधी को गुलदस्ता देकर उनको बधाई दी है कि वो पहली बार सांसद चुनकर आई है और पहली बार भारत के सदन में जा रही है। प्रियंका गांधी के साथ उनकी तस्वीर है दोस्तों। और सिद्धरमैया अब कांग्रेस पार्टी आला कमान से अपने पार्टी की सरकार के कर्नाटक सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा करेंगे। देखते हैं कर्नाटक में कौन कौन से नए मंत्री बनाए जाते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी से आने वाले और अभी हाल फिलहाल में उपचुनाव जीतने वाले सीपी योगेश्वर को भी कोई मंत्री बनाया जाएगा और कई और नेता है जिनको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। कुल मिलाकर कर्नाटक में बड़े दिनों के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार को लेकर चर्चा चल रही है और क्योंकि लगभग आधा होने वाला है सरकार चलने का, तो फिर तय किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जिम्मेदारी दी जाए और ज्यादा से ज्यादा मंत्री बनाए जाए, जिससे समाज के अलग अलग तबके को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा और कांग्रेस पार्टी को लेकर एक अच्छा माहौल देखने को मिलेगा। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। इसी के साथ में शिंदे गुट के नेता संजय शिरसाट ने एक और बयान देते हुए कहा कि जब भी कोई राजकीय पेच आता है या उन्हें सोचने के लिए समय चाहिए होता है तो मुख्यमंत्री शिंदे हमेशा अपने गांव दरिया गांव को प्राथमिकता देते हैं और वहां चले जाते हैं। ना उनका फोन उनके साथ में होता है, ना वो किसी से संपर्क करते हैं। शांति से विचार करने के बाद वो कोई बड़ा निर्णय लेकर वापस लौटते हैं। शिरसाट के मुताबिक एकनाथ शिंदे इस समय दरिया गांव में है और शनिवार शाम को किसी भी बड़े फैसले की घोषणा यानी आज शाम को किसी बड़े फैसले की घोषणा कर सकते हैं। एकनाथ शिंदे के फैसले हमेशा गहराई से सोचने के बाद होते हैं, इस बार भी वो कुछ ऐसा ही करेंगे। दरिया गांव एकनाथ शिंदे के जीवन और राजनीति के लिए अहम माना जाता है। ये जगह उनकी सोचने की जगह के रूप में जानी जाती है, जहां वो खुद को किसी भी बाहरी दबाव से दूर रखते हैं। यहां से लौटने के बाद जो वो फैसला लेंगे उसका दूर तक असर देखने को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि एकनाथ शिंदे के गांव जाने के कारण भाजपा के नेताओं की दिमाग के बत्तियां पूरी तरीके से हिल गई है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि अब कांग्रेस पार्टी और शरद पवार की पार्टी सबको मिलकर एकजुट होकर किसी बड़े निर्णय की ओर आगे बढ़ना चाहिए। महाराष्ट्र के अंदर पूरी तरीके से भाजपा के पास मेजोरिटी नहीं है, इसका मतलब जनता ने बीजेपी की सरकार बनाने के लिए वोट नहीं डाला है, बल्कि जनता चाहती है कि मिलीजुली सरकार बने और मिलीजुली सरकार कैसे भी बनाई जा सकती है, किसी भी समीकरण के आधार पर बनाई जा सकती है।
तो भाजपा को सत्ता से दूर रखना जरूरी है और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री के तौर पर सपोर्ट अजित पवार की पार्टी और पूरे इंडिया अलायंस की ओर से मिलना चाहिए। सबसे जरूरी रहेगा कि उद्धव ठाकरे को भी मनवाया जाए। दोस्तों, क्या उद्धव ठाकरे मानेंगे शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, क्योंकि ये काम शरद पवार का होगा कि वो ऐसा करे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि पल पल की सारी बड़ी अपडेट आप लोगों तक लगातार पहुंचती रहे। जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। बहुत धन्यवाद।